नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। लगातार हम तमाम मुद्दों को आप तक लेके आ रहे हैं। हमने जैसे कहा था कि देश और दुनिया से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपको क्लैरिटी के साथ खबरें बताते और समझाते आएंगे। वैसे ही एक मुद्दा कह लीजिए या एक बहुत बड़ी घटना इस वक्त चल रही है, एक युद्ध चल रहा है गाजा में, जहां पर इजरायली सेना है वो गाजा में घुस चुकी है। वहां ताजा हालात क्या हैं? कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं? कितने गाजा में हमास के जो लड़ाके हैं मारे गए हैं? क्या जो इंफॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही है वो सही है? क्या कुछ है जमीनी सिचुएशन? इस पर बात करने के लिए सौरभ कुमार शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और ये उस इलाके में जाके पहले रिपोर्ट कर चुके हैं और लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप द रेड माइक में आए। अभी करंट सिचुएशन क्या है? इजरायली फौज कितना अंदर चली गई है? हमें पता है कि कुछ दिन के लिए युद्ध विराम हुआ था और वापस से लड़ाई शुरू हो गई है। तो पहले बात कर रहे थे अभी इजरायली सेना है कि, अगर आप मैप के हिसाब से, मैप के मुताबिक हमें समझा पाए। देखें, ये 4 एक्सेस हैं जहां से आईडीएफ जो है वो गाजा में एंटर कर रही है। पहला जो जो 2 इम्पॉर्टेंट एक्सेस हैं वो ये आप देखें, ये इंटरनेशनल जो ये रिकग्नाइज लाइन नहीं है लेकिन ये बॉर्डर है। यहाँ से अब समंदर के किनारे जो पूरा इलाका है यहाँ पर एक पेनिट्रेशन उनका यहाँ तक हुआ। दूसरा पेनिट्रेशन ये जो है यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से बिल्कुल जो कोस्ट के अलोंग जो रोड चल रही है उस रोड से आ रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहे इलाकों में। मेन रोड से वो यहाँ तक नीचे तक आ चुके हैं। अच्छा। जो शिफा हॉस्पिटल दिख रहा है, शिफा हॉस्पिटल, उसके भी नीचे वो पहुँच चुके हैं। दूसरा जो है ये नहाल ओज, एक वहाँ इसराइल का बड़ा इलाका है जिसके साउथ से उन्होंने एंटर यहाँ से किया है, जो ईस्ट वेस्ट एक्सेस जिसको कहते हैं, यानी बेसिकली एल शेप में उन्होंने यहाँ पे एंटर किया है। हाँ। ठीक है। लेकिन ये वो दोनों वो एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत कम है, क्योंकि ये तो समंदर के किनारे का इलाका है तो जाहिर है कि वहाँ बीचेस हैं। और ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ इसको वादी गाजा कहते हैं। वादी यानी जो हम हिंदी उर्दू में भी वादी यूज करते हैं वैली के लिए, वैसे ही अरबिक में भी वादी यूज होता है। ये गाजा का वैली है, यानी यहाँ भी कोई बिल्टअप एरिया नहीं है, तो यहाँ से वो एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 कोशिश की है। जो नहाल ओज का इलाका है यहाँ से इन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, ये बिल्टअप एरिया है, अनलाइक ये जो 2 घनी आबादी वाला एरिया है। और दूसरा जो बैत हन्नून का इलाका है, जो ये यहाँ जो आप एल देख रहे हैं, यहाँ से उन्होंने घुसने की कोशिश की है। ये 2 जो है यहाँ पे वो मेजरली अनसक्सेसफुल रहे हैं। बट ये होता क्या है कि उन्होंने एक ऑपरेशनल, आप कह सकते हैं कि एक कोरियोग्राफी की है, यानी वो कहीं किसी बिल्डिंग पे जाते हैं, वहाँ अपना झंडा लगाते हैं, एक फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन उसके बाद फिर विड्रॉ कर जाते हैं। तो एक जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके थ्रू वो दिखाते हैं कि इन एरियाज़ पे उनका कब्जा हो चुका है, लेकिन इन एरियाज़ पे उनका कब्जा नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप नॉर्दर्न गाजा को देखो, यहाँ से लेके ये जो इलाका है नुसैरियत कैंप से पहले तक का इलाका जो है, ये 160 स्क्वायर किलोमीटर का बस इलाका है, जिसमें अभी 40% एरियाज में वो एंटर वो कर पाए। या मैं एंटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल्ड नहीं कर रहा हूँ, 2 अलग चीज। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम इलाकों पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल कैप्चर्ड, बिल्कुल। जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है आईडीएफ यानी इजरायली फोर्सेज हैं, वो ये कह रही हैं, इजरायली ऑफिशियली कह रहे हैं कि उन्होंने इन इलाकों में कब्जा कर लिया था। क्या इजराइल अंदर घुस करके कितने इलाके में उनका जो है दावा है कि वो कब्जा कर चुके हैं? तो इजरायलीज ये क्लेम करते हैं कि तकरीबन उन्होंने 7 से 65% इलाकों पे उनका कंट्रोल है। जो इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैक कर रहे हैं आर्मी की मूवमेंट, वो ये कहते हैं कि 40% इलाकों में वो घुसे हैं। कंट्रोल्ड उनका जो है वो 20% से कम इलाकों पे है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि जब ट्रूस हुआ और उसके बाद प्रिजनर एक्सचेंज किए गए, तो ये इलाका जो मैं आप कह रहा हूँ नहाल ओज के साउथ में उन्होंने कहा था कि उनका पूरा कब्जा हो गया है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे हमास ने जो कैप्टिव्स है उनको लौटाया। यानी उन्होंने ये जानबूझ के इलाका चूज़ किया दिखाने के लिए कि इजराइल जो ये क्लेम करता है कि हमारा यहाँ पे कब्जा हो चुका है, हम उस इलाके में हॉस्टेजेस को दूसरे को देंगे, यानी ये दिखाने के लिए कि ये इलाका हमारे कंट्रोल में है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि वो टैक्टिकल मैन्यूवर करते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस होता है तो वो वहाँ से पीछे आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, बड़े कितने अभी हॉस्टेजेस वापस हो गए हैं जो इजराइल से कैप्चर किए थे हमास ने, और अभी कितने उनके पास हैं? 184 हॉस्टेजेस अभी जो हैं वो हमास के पास रहते हैं। वो
जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं वो सारे हॉस्टेज एक्सचेंज कर लिए गए 3:1 में, यानी हर एक हॉस्टेज को जिसको हमास ने छोड़ा है उसके बदले 3 हॉस्टेजेस इजराइल से जो प्रिजनर्स हैं, जो बच्चे और औरतें हैं, उनको छोड़ा गया है। और लेकिन अब जो हॉस्टेजेस बचे हुए हैं इसराइल के पास वो सारे के सारे यानी 184 बचे हुए हैं, उनमें कोई अब औरत और बच्चे नहीं हैं, यानी कुछ औरतें हैं लेकिन वो मिलिट्री यानी वो सोल्जर्स हैं, जो सिविलियन औरत और बच्चे अब नहीं हैं। जो 184 बचे हैं वो या तो मिलिट्री में हैं या मिलिट्री पुलिस में हैं, या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर्स बचे हुए हैं। और हमास का ये कहना है कि अब इनका जो एक्सचेंज होगा वो उनके पास 2 फार्मूला है जो उन्होंने प्रपोज किया। पहला ये है कि ये 3:1 नहीं हो सकता क्योंकि ये सोल्जर्स हैं। तो एक फार्मूला ये है कि ऑल वर्सेस ऑल, यानी हम 184 को छोड़ेंगे और आपके जेलों में जितने भी फिलिस्तीनी बंद हैं उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसको हमास की मांग है। एक ये है। दूसरा जो उन्होंने पहले कई दफ़े किया है कि डिसप्रोपोर्शनली हाई अमाउंट ऑफ सोल्जर्स को छोड़ना पड़ता है। जैसे एक दफ़े ऐसा भी हुआ है कि एक सोल्जर को छोड़ने के बदले में हमास ने 1200 अपने प्रिजनर्स जो हैं वो रिलीज करवाए। तो ये जो है डिमांड अभी वहाँ पे है। अगर आप 3 जो ऑपरेशनल गोल्स इजरायली आर्मी की देखें जो इसके स्टार्ट में उन्होंने कहा था, उन 3 ऑपरेशनल गोल्स में अभी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहला था कि वो बंधकों को छुड़ा लेंगे, वो छुड़ा नहीं पाए, ये एक्सचेंज करना पड़ा, ये डील करना पड़ा जी। तो एक वो ऑपरेशनल गोल जो है अचीव नहीं हुआ। दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि कमांड एंड कंट्रोल जो इनका हमास का है वो पूरा का पूरा हम उसको कोलैप्स कर दें। वो हो नहीं पाया क्योंकि अगर कमांड एंड कंट्रोल कोलैप्स होता तो ये पूरा प्रिजनर एक्सचेंज, और अब देखें यहाँ सिर्फ हमास भी नहीं है और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इंटरफेक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो अभी रोबस्ट है, यानी वो कोलैप्स नहीं किया है। और उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेट करके ये जगह डिसाइड्स की कि सेंट्रल नॉर्थ गाजा में जो गाजा सिटी का जो सेंटर है जिसको पैलेस्टाइन स्क्वायर कहते हैं वो, और जो नहालोज से साउथ में 2 जगह पे उन्होंने जाके स्टेजेस को रिलीज किया, ये बताने के लिए कि जो आपका क्लेम है कि हमने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया, ये क्लेम जो है वो गलत है। तो ये अभी तक कोई भी टेक्टिकल गोल्स उनके अचीव नहीं हुए हैं। एक सवाल आपसे है कि अब तक कैजुअलिटीज को हम, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, अगर हम CNN फॉलो करते हैं, हम ABC फॉलो करते हैं, या हम जो इंटरनेशनल वेस्ट मीडिया के जो चैनल्स हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिया का तो वहाँ इतना प्रेजेंस नहीं है, लेकिन हम लोग क्या, जो अल जज़ीरा दिखा रहा है वो अलग नंबर्स हैं, CNN दिखा रहा है वो अलग नंबर। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि जो कैजुअलिटीज जो इजरायली सैनिकों की बहुत कम है, अल जज़ीरा ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। तो उसमें तथ्य के इन दोनों के आकलन में सबसे ज़्यादा करीब कौन है? देखिए, ये अगर आप टेक्निकली कैलकुलेट करेंगे कैजुअलिटीज़ तो उसके कई मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। जब अगर आप मिलिट्री जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका एक तरीका होता है। एक तरीका उसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ जो इंजर्ड हैं और जो परमानेंटली डिसेबल्ड हैं, जिसको मिलिट्री टर्म में बोलते हैं अनसैनिटरी कैजुअलिटीज़, उससे आप कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल ये माना जाता है कि जो इस तरह के डेंस एरियाज में अगर फाइट होती है तो 7:1 कैजुअलिटी होती है अगर आप देखें डेड टू इंजर्ड की। और जो इजरायली न्यूज़पेपर्स है, खासकर हाज ने ये रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1200 से 1300 जो सोल्जर्स हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं इजराइल के, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जिनका इलाज चल रहा है। तो अगर उस रेशियो के हिसाब से देखें तो तकरीबन 200-225 के आसपास कैजुअलिटी इजरायली सैनिक की हुई होगी ग्राउंड इन्वेजन के अंदर में। उससे पहले जो हुई वो तो अलग है, और नॉर्थ में जो हिजबुल्ला कैजुअलिटी दे रहा है वो डिफरेंट है। मैं सिर्फ गजा के अंदर में बात कर रहा हूँ। इजराइल का अपना नंबर जो अभी 1 घंटे पहले तक था वो 76 था। अच्छा। कि हमारे 76 जो है सैनिक मारे गए हैं। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि तकरीबन 200 के आसपास उनकी कैजुअलिटी हुई, अगर उस हिसाब से हम उसको डिडक्ट करें, अगर डिडक्शन मेथड से निकालें। तो ये जो अंदर जब जा रहे हैं तो अभी जो शुरुआत में कहते हैं ना कि सुरंगों का सबसे बड़ा जाल हमास ने बिछा रखा है, हमास ने क्या एंटिसिपेट किया था कि इतना बड़ा जब वो अटैक करने जा रहे हैं इजराइल पे, तो उसके बाद इजराइल तो जाहिर सी बात है अग्रेसिव नेशन है, इतना बड़ा अटैक करेंगे, तो क्या ये हमास ने एंटिसिपेट किया था? बिल्कुल, वो ये तैयारी वो 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि आप सबटेरेनियन, यानी जो टनल्स की बात करिए, सबटेरेनियन लेवल पे हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ नो सिमेट्री। ये जो हमारे इनके बीच कोई सिमेट्री नहीं है, वो बहुत बड़ी पावर है और ये बहुत छोटा है, तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो सकती है। तो आप अगर इस मैप को देखें तो इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमास का सबसे बड़ा, वो है ये जैतून नेबरहुड। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाल और अस्सती कैंप।
इन एरियाज में अभी तक इजरायली आर्मी एंटर भी नहीं की है। वो उन एरियाज में जाती है जो खाली, मैंने आपको पहले बताया, ये जो कोस्टल रोड है और ये जो वादी गाजा का इलाका है, यानी जो ये आप देख रहे हैं जो लीस्ट डेंसिटी, या देखिए ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये हाई डेंसिटी हुआ, जहाँ पे ये ग्रीन कलर नहीं है उसका मतलब है कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होता है उसमें सुरंगें भी नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा। तो वो इंतजार बेसिकली कर रहे हैं कि इजरायली आर्मी जैतून, रिमाल, अस्सती, जबीलिया, ये जो एरिया है इसके अंदर वो इंटर करने की कोशिश करें। तो ये जो ट्रूस हुआ था, ट्रूस से एक दिन पहले उन्होंने एक पुश करने की कोशिश की थी जैतून के तरफ से, जिसमें इसराइल ने एडमिट किया था कि 13 उसके सोल्जर्स जो हैं एक दिन के अंदर मारे गए, जो उनके लिए बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। तो उसके बाद वो फिर विड्रॉ कर गए। अब क्या हो रहा है, मैं साउथ गाजा की अब बात करूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये जो गाजा और ये जबालिया के, ये जिसको सबसे पहले कहा कि साउथ को खाली कर देना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो इलाका है, अब इसकी हम बात करते हैं। ठीक है कि अभी तक क्या हो रहा था कि इजराइल ने जो उनके प्रोफेशनल सोल्जर, इजराइल में दो किस्म के सोल्जर्स हैं, जो एक तो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं जो पूरे जिंदगी भर जो सोल्जर्स हैं, और जो ऐसे हैं जिनको कि मोबिलाइज किया जाता है, रिजर्विस्ट जिनको कहा जाता है, जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे के वो सिविलियन लाइफ में चले जाते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स इजराइल ने सिर्फ गाजा के अराउंड अभी लगा रखे हैं। ये वो हैं जो इजराइल की सबसे फेमस जो ब्रिगेड्स, 3 ब्रिगेड वहाँ की सबसे फेमस मानी जाती है, जिसमें सबसे फेमस गोलानी और नहाल जो 2 ब्रिगेड और गावित, ये तीनों ब्रिगेड के सोल्जर्स ऑलरेडी वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। यानी 1 लाख सोल्जर्स किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व हैं फाइटिंग में। तो अब चूंकि उन्होंने 57 डेज हो गया और 57 डेज में दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव इवन वन ऑफ द ऑपरेशनल गोल्स, तो उनको ये लग रहा है कि अब एक और ये तरीका है कि वॉर को हम साउथ गाजा में ले जाएं, और जो यहाँ पे हमास के फाइटर नॉर्थ में जो कंसंट्रेटेड हैं उनको 2 फ्रंट पे हम तोड़ने की कोशिश करें। ये अभी उनका प्लान है, और इसी प्लान को करने के चक्कर में उन्होंने अभी साउथ से भी एक पुश उन्होंने लेने की कोशिश की, और यहाँ पर अब जो है वो लड़ाई शुरू हुई। एक सवाल था, लगातार जब हिजबुल्लाह के प्रमुख बोल रहे हैं कि वो बोलने वाले हैं और ऐसे की जाती है, हिजबुल्लाह, आपको हम सब दर्शकों को बता दें, हिजबुल्लाह लेबनानी का एक बहुत बड़ा मिलिशिया ग्रुप है। तो हिजबुल्लाह वॉर में आएगा नहीं आएगा, तो अभी हिजबुल्लाह की पोजीशन क्या है? क्योंकि उन्होंने, मतलब जाहिर सी बात है कि वो अपने लेबनान से जो उनका इलाका है वहाँ से तो वो मिसाइल वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पर छुटपुट लड़ाई चल रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने सोल्जर मोबिलाइज करके नहीं भेज रहे हैं गाजा में। उसके पीछे क्या कारण है? और क्योंकि ये काफी मांग है, जो भले देश के जो प्रमुख हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन जो जनता है, जैसे टर्की में हम देख रहे हैं बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, सऊदी अरब में प्रोटेस्ट हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मतलब ये जो देश हैं युद्ध में कूद जाएं। शायद हमास भी यही चाहता था, क्योंकि उसको लगा कि सारे देश जो है कूद जाएंगे और इजराइल पर दबाव बनाएंगे, लेकिन अब तक अमेरिका के सामने ये लोग बहुत खुलकर के, क्या वजह कि अमेरिका का डर है कि नहीं खुलकर के आ रहे हैं सामने? नहीं, देखिए, हमास ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो ग्रुप्स हैं उनका साथ देंगे, क्योंकि आप देखें 7 अक्टूबर की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग उन्होंने रेसिस्टेंस एक्सिस के भी जो दूसरे पार्टीज हैं उनके साथ उन्होंने शेयर नहीं की थी। ईरान को भी नहीं पता था कि ये 7 को होने वाला है, ना हिजबुल्लाह को ये पता था। ये बात अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस भी मानती है कि उन्होंने जो इंटरसेप्ट्स किए हैं उससे उनको ये अंदाजा हुआ है कि इट ऑल्सो केम एज अ सरप्राइज टू हिजबुल्लाह। और क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ जब आप एक टैक्टिक, एक ऑपरेशनल लेवल पे जब आप प्लानिंग करते हैं, तो अगर आप जितनी ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे उतने ज़्यादा उस प्लानिंग को एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जाहिर है कि तो हिजबुल्लाह का जोग्राफिकली हिजबुल्लाह चूँकि नॉर्थ में इजराइल के सिचुएटेड है, जो लेबनान है वो नॉर्दर्न इजराइल के पास है, तो हिजबुल्लाह की ने वहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ाएं। इनफैक्ट मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि जो 3 बड़े ब्रिगेड्स आए हैं, इसके अलावा 2 स्पेशल फोर्सेस हैं जो बहुत फेमस हैं इजरायली आर्मी के। वो स्पेशल फोर्सेस की मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट वो अभी नॉर्थ में हो रखी है, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर वहाँ से वो हटेंगे तो ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह यहाँ से नॉर्थ से एंटर कर जाए। तो यानी ये हिजबुल्लाह ने बेस्ट फाइटर्स को वहाँ पे रख रखा है, यानी इन्वॉल्व कर रखा है। और हिजबुल्लाह के करीब 80-84 फाइटर्स अभी मारे जा चुके हैं, तकरीबन 1 से 150 इजरायली सैनिक भी वहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि अगर इंटेंसिटी की बात कर लें वॉर की, तो वहाँ जो नॉर्दर्न फ्रंट पे जो इंटेंसिटी है वॉर की, वो ज़रा भी कम यहाँ से नहीं है। बस ये है कि चूँकि वो गाँव का इलाका है, वो हेविली बिल्टअप नहीं है, तो वहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज़ उतनी नहीं होती, क्योंकि अनलाइक गाजा हर एक सिविलियन के मरने पर हिजबुल्लाह एक
इजरायली सिविलियन को मारता है, ये उनका बहुत पुराना एक टू एंड फ्रो उनके साथ चलता रहा है। तो वहाँ वो हिम्मत नहीं करते सिविलियन टारगेट पे अटैक करने की, और जब भी करते हैं तो उसके बदले हिजबुल्लाह किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को अटैक करता है इसराइल के अंदर में। इसीलिए वहाँ पे आप कैजुअलिटीज़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी जो बैटल की है वो ज़रा भी कम गजा से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। सौरभ जी ने समझाया, कोशिश की कि तमाम दर्शकों को समझाएं कि अभी जो गाजा में है वहां पर इसराइल और गाजा की लड़ाई किस तरीके से चल रही है, किन इलाकों में लड़ाई चल रही है और कैसे इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और अभी तक जो इसराइल को लगा था और हम सबको ये परसेप्शन दिया गया वेस्ट मीडिया के जरिए कि लड़ाई तो अब इसराइल तो इतना जबरदस्त है कि घुसेगा और एक हफ्ते में गाजा को कब्जा करके निकाल लेगा वापस, ऐसा नहीं हुआ। और इसराइल को समझौता करना पड़ा और समझौता के तहत अपने कुछ हॉस्टेजेस छुड़वाने पड़े। उसके बदले जो हमास के कुछ जो उनके लड़ाके थे या फिलिस्तीनी थे, अभी तक सिर्फ औरत और बच्चे छोड़े गए, और दोनों तरफ से तो औरत और बच्चे ही छोड़े गए हैं, उनको छोड़ना पड़ा, वो भी समझौता के तहत। तो फिलहाल ये लड़ाई ऐसा लगता नहीं जल्द रुक रही है। इससे जुड़े तमाम जो कह लीजिए एनालिसिस है वो हम सौरभ शाही के साथ आपके लिए द रेड माइक पर लेकर आते रहेंगे। और द रेड माइक को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन हिट करें और लोगों से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।